हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में। ये हमारी आरआरबी एनटीपीसी की जो नई वैकेंसी आई है, ये उसका जो पीवाईक्यू है तीसरा सेट है। इसका पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? ऑप्शन में है नर्मदा, ताप्ती, पेरियार और महानदी। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महानदी। अब देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, यही जो नदियाँ हैं यही उसमें गिरती हैं। ऐसे बेसिकली पूछा जाता है, सा मा न ता। ठीक, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये जो चार नदियाँ हैं ये अरब सागर में मिलती हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो पूछे जाने वाले, देखा आप यहीं से गेस कर सकते हैं। जैसे महानदी नहीं थी इसमें, तो आप इसको कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए महानदी के बारे में देखते हैं। जो महानदी है मध्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की पहाड़ियों में सिहावा के पास से निकलती है। इस नदी को उड़ीसा का शोक तथा छत्तीसगढ़ राज्य की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह जो नदी है कई धाराओं के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उड़ीसा का संबलपुर तथा कटक महानदी के किनारे स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कामेत, नामचा, बरवा, गुरला, मानता निम्न में से किसके नाम है? हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम है, या हिमालय के ज्वालामुखियों के नाम है, हिमालय में रहने वाली जनजातियों के नाम है, या फिर हिमालय की पर्वत चोटियों के नाम है? सही आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है? हिमालय की पर्वत चोटियाँ हैं। ठीक, अब देखिए इनके बारे में देखते हैं। जो कामेट, नामचा, बरवा, गुरला, मानधता आदि हिमालय की पर्वत चोटियाँ हैं। विश्व का सर्वोच्च बिंदु हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट जो है, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। ठीक, विश्व के 10 सर्वोच्च चोटियों में से 9 चोटी हिमालय पे ही स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, ये सारे के सारे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? ऑप्शन में है केरल की अन्नामलाई पहाड़ियाँ, दूसरा है कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ियाँ, तीसरा है तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ, या फिर महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियाँ। तो देखिए, जो ये पश्चिमी घाट है, जैसे ये आप ऐसे देखिए इसको कि इंडिया का मैप है, नीचे का दक्षिण भारत का जो ये वाला रीजन है, इसी को पश्चिमी घाट बोला जाता है। तो यहाँ पर केरल भी आ जाएगा, कर्नाटक भी आ जाएगा, महाराष्ट्र भी आ जाएगा। लेकिन जो तमिलनाडु, ये भारत के पूर्वी घाट के हिस्से पर, तो यहाँ तो ये इलायची पहाड़ियाँ जो हैं पश्चिमी घाट में नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए इसके डिफिनेशन पे देखिए और अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए, पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक फैला है। इसे सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा गोवा से होकर गुजरती है और सह्याद्री को 2 भागों में बांटती है। जो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में स्थित है। इसके पार फैली कार्डमम की पहाड़ियाँ घाट की विस्तार मानी जाती है। ठीक, और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ केरल में स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ी पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, ये किस पहाड़ी पर है? अन्नामलाई की पहाड़ी पर है। वही है, ज्ञातव्य है कि पश्चिमी घाटों के लिए तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है, क्योंकि ये पूर्वी घाट के इस तरफ पे है। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि गुरुशिखर चोटी निम्न में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन में है पश्चिमी घाट, हिमालय घाट, पूर्वी घाट, या फिर अरावली श्रेणियाँ। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? गुरुशिखर। ऑप्शन नंबर डी, ये अरावली जो श्रेणी है वहाँ की है। गुरुशिखर जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर या 5650 फीट ऊंची अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि राजस्थान के अरबुदा पर्वत में स्थित है। अरावली की पहाड़ियाँ दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। ठीक, कहाँ पे है? राजस्थान। अगला प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न कह रहा है कि माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन में सतपुड़ा, मैकाल, बिंद, या फिर अरावली। तो ये कहाँ पे है माउंट आबू? ऑप्शन नंबर डी, अरावली पर्वत श्रेणियाँ में जहाँ पे है। माउंट आबू जो है सिरोही जिले में गुजरात की सीमा से सटी अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक हिल स्टेशन है, जहां वर्ष भर सैलानी आते रहते हैं। माउंट आबू से 15 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरशकर स्थित है। सही आंसर से क्या हो जाएगा तब? ऑप्शन नंबर डी, अरावली। अगला प्रश्न है,
इसमें पूछा है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? 24वीं समानांतर रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा या फिर रेड क्लिफ रेखा। सही आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मैकमोहन रेखा। आगे देखते हैं और जो रेखाएं दी गई हैं। देखिए, मैकमोहन रेखा वो भारत और चीन के बीच है ही। कुछ अन्य रेखाओं के बीच देखते हैं। डूरंड रेखा जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। मैनरहीम रेखा ये रूस और फिनलैंड के मध्य में है। और मैगी नाट फ्रांस और जर्मनी के मध्य में है। 24वीं समानांतर रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण में है। और 38वीं कहाँ है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन में है असम, राजस्थान, मिजोरम या फिर झारखंड। सही आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, असम। अब देखिए, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है उसको देख लीजिए आप। भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। इसका एक सूत्र होता है गमछा झार मित्र पर। ठीक, आप इसको देखिए, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश और छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, ठीक, रा से राजस्थान, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल। ठीक, तो ये 8 चीज़ आप देख लीजिए, ये इसकी ट्रिक है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? ऑप्शन में है सुंडा जल डमरू मध्य, बॉस जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य या फिर हडसन जल डमरू मध्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पाक जल डमरू मध्य। देखिए, अब कुछ और जल डमरू मध्य है, उसको जो बार बार पूछता है उसको देख लीजिए। इसका सही आंसर तो पाक जल डमरू मध्य हो गया, भारत और श्रीलंका के बीच। सुंडा कहाँ पे है? सुमात्रा और जावा द्वीप के है। बास जल डमरू मध्य है तस्मान सागर और दक्षिण सागर के बीच में। और हडसन कहाँ है? हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के बीच में। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन में 352, 359, 360 या 356। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 360। अब देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, जबकि अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है। और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो 352 क्या हो गया? राष्ट्रीय आपातकाल। 356 क्या हो गया? जो राष्ट्रपति शासन लगता है राज्यों में। और 360 क्या हो गया? वित्तीय आपातकाल। तो हमसे वित्तीय आपातकाल पूछा था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? जहाँ नहीं है उसको आप अंडरलाइन कर लिया करिए। सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना या फिर मानवों के अवैध क्रय विक्रय और बलाश्रम का निषेध करना। तो सही आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये जो है ये मानव के अवैध क्रय विक्रय और बलाश्रम का निषेध ये मौलिक कर्तव्य में नहीं बल्कि अनुच्छेद 23 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार में आता है। ठीक, तो इसका डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? ऑप्शन में है अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 49 या फिर अनुच्छेद 48A। सही आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसके बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान की भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों के विषय में विस्तार से दिया गया है। ठीक, अब नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 49 में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण को बढ़ावा देगा। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 49 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं कह रहा है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार गारंटी नहीं देता है? ऑप्शन में है
स्वाधीनता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या फिर व्यवसाय का अधिकार। सही आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, व्यवसाय का अधिकार। ठीक, देखिए भारतीय संविधान जो है भारतीय नागरिकों को व्यवसाय के अधिकार गारंटी नहीं देता है। या भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार है, उसमें व्यवसाय का अधिकार गारंटी नहीं है। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन है 2011, 2006, 2009 या फिर 2010। सही आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2009। अब इसके बारे में देखते हैं कि संसद द्वारा जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में पारित हुआ था तथा 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया। भारत में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21A में दिया गया है। यह व्यवस्था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए ये कह रहे हैं किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? ऑप्शन में है इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम या फिर विक्टोरिया टर्मिनस। सही आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गेटवे ऑफ इंडिया। ये अब देखिए इसके बारे में देखिए, ये कह रहे हैं जो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी को आमंत्रित किया गया था। उनके आगमन के उपलक्ष्य में स्वागत हेतु बम्बई में समुद्र तट पर एक भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया, जिसे गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इनमें से कौन से ब्रिटिश भारत 1773 से 1911 तक की राजधानी थी? ऑप्शन में दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ या फिर बॉम्बे। सही आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता। अब देखिए कलकत्ता के बारे में आपको बताए हैं। 1773 ईस्वी में कलकत्ता को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। 1773 से लेकर 1911 तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी रही। 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम और रानी विलियम मैरी ने भारत यात्रा की तथा दिल्ली में अभिषेक दरबार का आयोजन किया गया। 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने की घोषणा की गई तथा 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, ये देखिए कितनी बार पूछा गया है प्रश्न है, बंगाल का विभाजन वर्ष किस में हुआ? मतलब कौन से वर्ष में बंगाल का विभाजन हुआ था? 1906 ईस्वी, 1903 ईस्वी या 1904 ईस्वी या 1905 ईस्वी। सही आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1905 ईस्वी। ठीक, अब देखिए बंगाल विभाजन के बारे में। ये बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को भारत के तात्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। कर्जन के बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुके बंगाल का विभाजन कर राष्ट्रवाद को विखंडित करना और सांप्रदायिक उन्माद को फैलाना था। बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में 16 अक्टूबर 1905 को पूरे भारत में शोक दिवस मनाया गया तथा रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर पूरे भारत में राखी दिवस भी मनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है, देखिए ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में है बदरुद्दीन तैयब जी, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, दादा भाई नौरोजी या फिर अबुल कलाम आज़ाद। सही आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक, आइए देखते हैं, ये जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्होंने कब 1887 ईस्वी में मद्रास में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। उल्लेखनीय है कि इस अधिवेशन में प्रथम बार भारतीय भाषा तमिल में अभिभाषण हुआ था। ठीक है, तो ये अभी नाम पूछा है, पूछ सकता है कि कौन सा अधिवेशन था, तो ये 85, 86, 87 यानी तीसरा अधिवेशन था 87 में। अगला प्रश्न है, देखिए 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? ऑप्शन में फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वराज पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी या फिर गदर पार्टी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक, अब जानते हैं
इसके बारे में सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया। इन्होंने 1939 ईस्वी में ही एक अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक गठन किया। इन्होंने त्रिपुरी और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? ठीक, ऑप्शन बिपिन चंद्र पाल, श्री अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सही आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे। सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ब्रिटिश राज के दौरान प्रारंभिक दौर के भारतीय राजनीतिक नेताओं में से एक थे। ठीक, एक नाम सुने होंगे, लाल, बाल और पाल। ठीक, इनको आप देख लीजिए, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल, ये लोग हैं भारत के उग्र राष्ट्रवाद के, जिसको आप चरमपंथी भी कहते हैं। और बाकी जो हैं ये बेसिकली यही तीन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नहीं तो फिर जैसे ये जो शुरुआत नेता थे, जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था उसमें कांग्रेस का विभाजन नहीं, बंगाल का विभाजन जब हुआ था 1905 के टाइम पे, तो उस टाइम जो भी मतलब नेता थे जो ब्रिटिश नीतियों के समर्थन में थे, उनको चरमपंथी नहीं बोला जाएगा क्योंकि वो उदारवादी समूह था। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? WC बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, A.O. ह्यूम या फिर महात्मा गांधी। सही आंसर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, A.O. ह्यूम। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे। ठीक, इनके बारे में देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में एक सेवानिवृत्त सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। A.O. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता और जन्मदाता भी कहा जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव भी थे। ठीक, तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। आज टेस्ट नंबर 3 है, कल आपको टेस्ट नंबर 4 मिलेगा। और आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग। तब तक मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ। जय हिंद।